नमस्कार दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट श्रीनिवास रामानुजन टैलेंट टेस्ट का फॉर्म भरे हैं और उन लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से नहीं हो पा रही है और वे चाहते हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हमारी हो जाए, तो आज की इस वीडियो में मैं उनके लिए ही वीडियो लाया हूं। और इस वीडियो में उनके लिए टोटल बहुत ही प्रश्न नहीं, ये एक प्रकार का फार्मूला बेस्ड वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो के माध्यम से आप ऐसे क्वेश्चनों को चुटकियों में हल कर पाएंगे जिसके लिए आप बड़े बड़े टाइम देने पड़ते हैं। तो चलिए इस वीडियो को सबसे पहले शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस वीडियो में है क्या। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो देख अगर रहे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले चलते हैं कि वर्ग और वर्गमूल और घन और घनमूल। तो देखिए सबसे पहले प्रथम 10 संख्याओं के वर्गमूल लिखे गए हैं। तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 2 का वर्गमूल होता है 1.41421, ऐसे ही होता है। यानी 3 अंक तक आपको याद रखना है। यानी 2 का वर्गमूल क्या होता है, तो 2 का वर्गमूल होता है 1.414 और 3 का याद रखना है आप लोगों को 1.732। ऐसे ही आप लोगों को 10 तक याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कहीं भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पर इनके मान रखकर आंसर निकालना पड़ता है, तो ऐसे ही क्वेश्चन में ये बहुत ही मदद करने वाले हैं आप लोगों को। ऐसे क्वेश्चनों में बहुत ही मदद करने वाला है आप लोगों को, जो कि चुटकियों में आप लोग सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए अब 1 से 100 तक संख्याओं का वर्ग लिखा गया है। 100 तक नहीं है, 50 तक मैंने दिया है क्योंकि 100 तक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 50 तक इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है और 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो ऐसे ही आप लोग को 50 तक नहीं तो कम से कम 30 तक आप लोगों को याद रखना है। 30 तक याद रखेंगे तो तभी आप लोगों का क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होगा। जैसे मान लीजिए कहीं पे क्वेश्चन आ गया 25 × 25, तो ऐसे ही आप लोग को याद होगा कि 25 × 25 होता है 625। तो ऐसे ही आप लोग फटाक से वहाँ पर 25 × 25 बराबर 625 रखकर आंसर निकाल लीजिएगा। और मान लीजिए ऐसे आ गया कि 27 × 27, तो गुणा करने नहीं जाइएगा, डायरेक्ट आपको याद है कि 27 × 27 होता है 729, तो वहाँ पर ऐसे ही मान रखकर आंसर निकाल दिया जाएगा। अगला देखिए घन और घनमूल है। ये भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें रखना पड़ता है घन का मान। तो देखिए आप लोग को कम से कम 10 तक घन याद कर लेना है। 10 तक घन अगर आप लोग याद रख कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा क्योंकि 10 तक घनमूल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले घनमूल, सबसे पहले 1 का 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729 और 10 का 1000 होता है। यहाँ तक आप लोग याद कर लेंगे तो आप लोगों से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा और क्वेश्चन को देखते ही आप लोग चुटकियों में हल कर देंगे। वैसे ही होता है जैसे 8 किसका घन है, तो 8 2 का घन है, तो वैसे ही 8 का घनमूल 2 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर इतने सारे घनमूल लिखे गए हैं, अगर आप चाहे तो याद कर सकते हैं। मैं आप लोगों को टिप्स दे रहा हूँ कि अगर आप इसे याद कर लेते हैं तो आप लोगों का क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा, टाइम नहीं लगेगा बनने में और आप लोगों की समय की बचत होगी। अगला देखिए क्या है, अगला है कि विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिसको अगर मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया जाए 3 4 7 लिख दिया जाए और बोला जाए कि इसको आप लोग विभाजित कीजिए, तो आप लोग सोच में पड़ जाएंगे कि इसको 2 से विभाजित करिए, 3 से या 5 से या 7 से या 9 से या 11 से। तो मैंने आपके लिए विभाज्यता के नियम रखे हैं जो कि आप लोगों के विभाज्यता के नियम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो देखिए सबसे पहले 2 से विभाज्यता का नियम। तो 2 से विभाज्यता का नियम सबको पता है कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक, यानी किसी भी कोई भी संख्या मान लीजिए ये दिया गया है और ये इकाई अंक होता है और इसका इकाई अंक अगर 2 4 6 8 और 0 हो तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया जाए 4 8 1 और 2, तो ये संख्या है वो ये 2 से विभाजित हो जाएगी। क्यों विभाजित हो जाएगी, तो इसलिए विभाजित होगी या क्योंकि यहाँ पर इकाई अंक 2 है, इकाई अंक 2 है, या अगर इकाई अंक पूर्ण संख्या होता है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। अब देखिए 3 से विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है। 3 से विभाज्यता का नियम कह रहा है कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वो संख्या 3 से भी विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल में देखिए दिया गया है एग्जाम्पल में 756 के बोल रहा है कि कुल अंकों का योग, तो 756 को योग करेंगे तो 7 5 और 6 6 5 11 और 7 18 जो है वो 3 से विभाजित हो जाएगी 6 बार में। तो ये जो 756 संख्या है वो 3 से भी विभाजित हो जाएगी।
यही है 3 से विभाज्यता का नियम। अब देखिए 4 से विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है कि 4 से विभाज्यता के नियम की जांच। यदि किसी संख्या के अंत में 2 शून्य हो या अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। मतलब कि यह बोल रहा है कि यदि कोई भी संख्या हो जिसके इकाई और दहाई अंक दोनों भी शून्य हो या इकाई और दहाई अंक दोनों 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित होगी। ये संख्या दोनों भी शून्य है तो संख्या 4 से विभाजित होगी। और यहाँ पर देखिए 32 है, 32 भी 4 से विभाजित होगी तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। और यहाँ पर 28 है, 28 भी 4 से पूर्णतः भाग लग जाता है तो वो संख्या तीनों जो संख्या है वो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगला देखिए सवाल है, अगला सवाल नहीं है, अगला है कि 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम बोला है कि अगर किसी संख्या के अंत में एक शून्य हो या एक 5 हो तो वह संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए ये संख्या है और इसका इकाई अंक 5 है और शून्य है तो ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगर आपको यकीन ना हो तो आप कॉपी और पेन लेकर विभाजित कर सकते हैं। यह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही आप लोग जान लिए 2, 3 और 4 तक, तो 5 भी जान लिए। और जानते हैं आप 6 का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि 6 से विभाज्यता का नियम की जांच। यदि कोई संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए ये संख्या है 6012 तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी। क्यों विभाजित होगी? क्योंकि इकाई अंक यहाँ पर सम है, सम यानी पूर्ण संख्या है, 2 पूर्ण संख्या यहाँ पर। और ये संख्याओं का योग जैसे 6 1 7 2 9 हो जाएगा ये, यानी ये 3 से भी विभाजित होगी। यानी ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, यानी यह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। अगला है 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम बोलता है कि अगर कोई भी संख्या हो उसके पुनरावृत्ति यानी रिपीट 6 बार रिपीट किया हो तो वह संख्या 7 से अवश्य विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए 2 2 6 बार दिया है, 4 4 6 बार दिया है, तो अगर हम इसको 7 से विभाजित करते हैं तो पूर्णतः 7 से विभाजित हो जाएगी। कोई भी संख्या हो, यहाँ पर 1 1 6 बार दिया हो, कितना बार? 6 बार हो गया। अगर इसको हम लोग 7 से विभाजित करते हो 7 से विभाजित हो जाएगी। आप घर पर कॉपी और पेन लेकर ट्राई कर सकते हैं। 8 से विभाज्यता का नियम देखिए क्या बोलता है। यदि किसी संख्या के इकाई दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो तो वो संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। इसके अलावा जिस संख्या के अंत में 3 शून्य होते हैं वह संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी इकाई दहाई और सैकड़ा यानी 2 4 और 8, यहाँ पर दिया है 2 4 और 8, ये 8 से विभाजित होगी तो यह पूर्ण संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। यानी अगर किसी भी संख्या में अगर लास्ट 3 संख्या शून्य हो, यानी तीनों के तीनों इकाई दहाई और सैकड़ा तीनों के तीनों शून्य हो तो वो संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। अगला देखिए क्या है 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम बोलता है यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूरा विभाजित हो तो वह संख्या 9 से भी विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक संख्या दिया गया है 8 6 3 6 9 4, यानी इस संख्या को टोटल हम लोग योग करेंगे तो टोटल योग करने पर आएगा यहाँ पर 36 जो है वो 9 से पूर्णतः विभाज्य है। यानी 9 से पूर्णतः विभाजित है तो यह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगला देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दिए गए हैं जो कि आपको मिनटों काम सेकंडों में कर देंगे। यानी किसी भी संख्या को बनाने में, किसी भी क्वेश्चन को बनाने में अगर 5 मिनट आपको लगेंगे तो प्रश्न आपको 1 मिनट में ही बन जाएगा। देखिए क्या है कि सबसे पहले दिए गए हैं जोड़ने के लिए कुछ विशिष्ट सूत्र, स्पेशल सूत्र दिए गए हैं। यानी n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2, n × n + 1/2। यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। यानी n लगातार संख्या, देखिए यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक लगातार संख्याएं हैं और बोलता है कि इसको जोड़िए, यहाँ पर जोड़िए। तो यहाँ पर n की संख्या कितनी है, ये टोटल कितनी संख्या है, तो टोटल ये 10 संख्याएं हैं। यानी यहाँ पर n का मान 10 हो जाएगा और n का मान यहाँ पर 10 रख देंगे तो 10 × 10 + 1/2 यानी हो जाएगा 11 के 110/2 यानी 55 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग जोड़ने जाते हैं, यानी ये इसका फार्मूला ये होता है, इस फार्मूला से आप लोग चुटकियों में आंसर इसका कर लेंगे। अगला सवाल है कि ट्रिक 2 है कि x के n पहाड़ा के योग होता है x × n + 1/2। यानी कोई भी पहाड़ा हो उसका n संख्याओं का योग निकालना हो,
कोई भी पहाड़ा हो, यानी 2 से, उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर दिया गया है 2 से 10 तक पहाड़ा का योग, 2 से 10 तक पहाड़ा का योग, यानी यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 2, यानी 2 का पहाड़ा है और 10 अंकों तक योग, यानी 10, n का मान 10 हो गया। अब n का मान रख देंगे 2, n का मान 10 रख देंगे और x का मान 2 रख देंगे। तो यहाँ पर x का मान 2 रखा गया है और n का मान 10 रखा गया है, तो इसका तो हो जाएगा 55 और इसका हो जाएगा 2, यानी 55 × 2 बराबर 110। 55 × 2 बराबर हो जाएगा 110, यानी 2 के पहाड़ा का टोटल योग होता है 110। अगला है कि लगातार n तक की प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग, यानी यहाँ पर जो 1 2 3 दिया है, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर अगर क्या होगा, अगर यहाँ पर वर्ग कर दिया जाए, यहाँ पर वर्ग कर दिया जाए तो उसका फॉर्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1/6, 2n + 1/6, ये होता है फार्मूला। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि 1 से लेकर 10 तक दिया गया है संख्या और यहाँ पर जोड़ना है सबको, तो यहाँ पर n का मान 10 हो जाएगा और सिर्फ इसमें n का मान ही ज़रूरत है, तो n का मान रख देंगे और इसको कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा 385, यानी लगातार n 10 तक की संख्याओं का वर्गों का योग 385 होगा। ऐसे ही आप लोग निकाल सकते हैं, 50 संख्याओं तक का निकाल सकते हैं, 100 संख्याओं तक का निकाल सकते हैं। अगला सवाल है कि लगातार n, सवाल नहीं अगला ट्रिक है कि लगातार n तक की प्रकृत संख्याओं के घनों का योग, ऊपर हो गया वर्गों का योग और नीचे बोला है कि घनों का योग, घनों का योग बोला है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है कि लगातार n घनों का योग तो होता है n × n + 1/2 और इसका पूरा का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है 10 तक है और इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर n बराबर 10 हो जाएगा। अब सिर्फ इसमें n का मान रखिए और इसका तो हो जाएगा 55, 55 का स्क्वायर होता है 3025, यानी 3025 हो जाएगा टोटल 1 से 10 संख्याओं के घनों का योग। अगला है कि लगातार n तक की सम संख्याओं का योग, लगातार n तक की सम संख्याओं का योग, यानी सम संख्या किसे कहते हैं, जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, यानी उसका मान जो दशमलव में न आए, यानी 2 4 6 8 10 तक यहाँ पर मान लीजिए पूछा गया है, जहाँ x बराबर n/2, यहाँ x बराबर n/2, x बराबर होता है n/2, तो इसका फार्मूला होता है x × n/2 + 1, n/2 + 1 और x बराबर दिया है n/2। तो देखिए यहाँ पर n का मान 10 है और x बराबर n/2 यानी 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर रखकर मान निकाला गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नहीं, इसका राइट आंसर 30 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका 30 हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, अगला है कि लगातार n तक की विषम संख्याओं का योग, लगातार n तक विषम संख्याओं का योग, यानी 1 3 5 7 9 11 13 15 का योग क्या होगा, तो इसका हो जाता है n + 1/2 का स्क्वायर, n + 1/2 का स्क्वायर होता है, ये फार्मूला है यानी ट्रिक है। यहाँ पर n बराबर 15 है, 15 क्यों है, क्योंकि n बराबर 15, 1 2 3 4 5 6 7 8, n बराबर यहाँ पर 15 क्यों, क्योंकि n संख्या हो, यानी 15 तक बोल रहा है, n बराबर 15 हो जाएगा। तो 15 + 1/2 बराबर 16/2, 16 8 का यहाँ पर बोला है स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अगर इसको बनाने में आपको 5 मिनट लगेगा तो इस ट्रिक से बनाने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा। अगला है कि लगातार n विषम संख्याओं का योग, लगातार n विषम संख्याओं का योग, तो जितना भी विषम संख्या हो, जैसे 1 3 5 7 9 11 तक का योग, तो कितना है टोटल 6 है, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे यानी 36 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्या है, अगला याद रखने योग्य तथ्य यानी कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं। यानी देखिए पहला फैक्ट क्या है कि पहला है कि किसी दशमलव भिन्न में दशमलव बिंदु के बाद अंकों के अंत में लगे शून्य का संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए 1.5 है, तो इसके आगे हम लोग कितना भी जीरो लगा दें तो इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसका वैल्यू 1.5 ही होता है, यानी दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है। अगर जीरो के बाद कोई संख्या अगर नहीं है, तो अगर बीच में जीरो है, जीरो तो उसका मान होगा, अगर लास्ट में है तो उसका मान कोई नहीं होता है। अगला देखिए है कि यदि किसी दशमलव भिन्न के अंश तथा हर में दशमलव बिंदु के बाईं ओर अंकों की संख्या समान हो तो दशमलव बिंदु को हटाया जा सकता है। यानी यहाँ पर देखिए दिया गया है कि 12.5 और नीचे दिया गया है 0.5, यानी दशमलव के बाद दोनों बराबर संख्या है, बराबर यानी यहाँ इधर भी एक संख्या है और इधर भी एक संख्या है। यहाँ पर 6 भी हो सकता था, यहाँ पर 7 भी हो सकता था, यानी
संख्या अगर समान हो, यानी इधर अगर 2 हो तो नीचे भी अगर 2 हो तो दशमलव को हटाया जा सकता है, दशमलव को हटाया जा सकता है। अगला देखिए क्या है कि किसी पूर्णांक संख्या की किसी पूर्णांक की दाईं ओर के दशमलव बिंदु के बाद एक या अनेक शून्यों का कोई महत्व नहीं होता है, अनेक शून्यों का कोई महत्व नहीं होता है। यानी वही बात जो पहले मैंने बताया कि कोई महत्व नहीं होता है, यानी कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर कितना भी जीरो लगाया जा सकता है, अनेक शून्य लगाया जा सकता है। अगला है कि दशमलव भिन्न में दशमलव की बाईं ओर के अनेक शून्यों का भी कोई महत्व नहीं होता है। भूल से बचने के लिए प्रायः एक शून्य लिखा जाता है, भूल से बचने के लिए प्रायः एक शून्य लिखा जाता है। यहाँ पर लिखा गया है 0.6 लिखा गया है। तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन सॉल्व करते करते पॉइंट छूट गया और पॉइंट के स्थान पर ओनली 6 लिखाया गया, तो वहाँ पर आंसर आप लोगों का गलत हो जाएगा। यानी भूल से बचने के लिए यहाँ पर 0.6 लिख दिया जाता है, यानी याद रहे कि बीच में दशमलव है, इसलिए यहाँ पर लिखा जाता है। अगला है कि सरलीकरण है, यानी सिंप्लीफिकेशन देखिए क्या है, यानी बोर्ड मास यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए बोर्ड मास का रूल क्या कहता है कि बोर्ड मास का रूल बोलता है वैन कलम, तो यानी बार ब्रैकेट। सबसे पहले कार्य करते हैं बार ब्रैकेट की, उसके बाद ब्रैकेट बिफोर ब्रैकेट, इसके बाद कोष्ठकों की क्रिया की जाती है, और उसके बाद ऑफ, यानी जो का लिखा रहता है कोष्ठकों के बाद का की क्रिया किया जाता है। उसके बाद डिवीज़न, यानी भाग की, का की क्रिया के बाद भाग की क्रिया की जाती है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, यानी भाग की क्रिया के बाद गुणा की प्रक्रिया की जाती है, और उसके बाद एडिशन, यानी जोड़, गुणा के बाद जोड़ की प्रक्रिया की जाती है, और उसके बाद घटाव की प्रक्रिया की जाती है। यानी सबसे पहले बार ब्रैकेट के काम किया जाता है, उसके बाद ब्रैकेट का, उसके बाद का अगर लिखा रहता है बीच में तो उसका, अगर उसके बाद भाग का, उसके बाद गुणा का, उसके बाद प्लस का, उसके बाद माइनस का, ऐसे किया जाता है। तो आप लोगों का आंसर एकदम राइट होने वाला है। उसके बाद है घातांक में देखिए क्या है कि यदि a लिखा है 5 बार और इसको a का पावर 5 लिखिए है, तो 5 को a का घातांक कहते हैं, 5 को a का घातांक कहते हैं। और घातांक के कुछ नियम होते हैं। घातांक के क्या नियम होते हैं, यानी x का पावर a और भागा x का पावर b है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x का पावर a माइनस b, x का पावर a माइनस b लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया है कि 2 का पावर 3 है भागा 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 3 माइनस 2 बराबर 2, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। अगला है कि x का पावर a इंटू एक्स का पावर b इंटू एक्स का पावर c है, तो सबको हम लोग ऐड करके लिख सकते हैं। यानी अगर बेस समान हो तो पावर को हम लोग जोड़ सकते हैं, अगर बेस समान हो और सभी के सभी इंटू में हो तो पावर जुड़ जाता है। यानी यहाँ पर देखिए बेस सबका समान है, यानी 3 सबका बेस है, और पावर भले ही भिन्न भिन्न हो, 2 4 5 है, तो सब 3 बेस समान रहेगा और तीनों जुड़ जाएगा, 2 4 5 4 5 9 2 11, 3 का पावर 11। ऐसे ही अगर x का पावर a और उसका पावर b हो तो पावर का गुणा हो जाता है, यानी x का पावर a इंटू b। तो 2 का पावर 3 है और इसका पावर 4 है, तो 2 का पावर 3 इंटू 4 हो जाएगा, यानी 2 का पावर 12 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 का पावर 12। वैसे ही कुछ इधर ही नियम है कि x का पावर a है और इसको अगर हम बटा में लाना चाहें तो यहाँ पर अगर बटा में हम ला सकते हैं, अगर यहाँ पर हम माइनस लगाएं तो माइनस लगा कर हम इसे बटा में ला सकते हैं। अगर यहीं ऊपर में हो माइनस में और बटा में लाना चाहे तो इसको हम लोग प्लस में करके बटा में ला सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, आप लोग इसे देख सकते हैं। अगला है कि कोई भी संख्या हो उसका पावर अगर 0 हो, जहाँ वो कोई भी संख्या, यानी कोई भी संख्या मान लीजिए x है और उसका पावर 0 है, 1 लाख भी है और उसका पावर 0 है, तो उसका मान 1 होता है। और x के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 का पावर 0 एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है 2 का पावर 0 बराबर 1, या 2 का पावर 0 बराबर 1। अगला है कि x बटा y का पावर a है बराबर हम लिख सकते हैं y बटा x का पावर माइनस a, ये घातांक का नियम है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। अगला है कि x का पावर a बटा b है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x का पावर a और उन दोनों का पावर 1 बटा b, उन दोनों का पावर 1 बटा b हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल है और यहाँ पर दिया गया यदि x का पावर a बराबर y हो तो y बराबर x बराबर y का पावर 1 बटा a लिख सकते हैं। जैसे दिया गया है 8 का पावर 3 बराबर 512 होता है, तो 8 बराबर 512 का पावर 1 बटा 3 होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं 8 का पावर 1 बटा 3, यह यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर तो उसका मान भी 8 ही आएगा।
देखिए करनी है, उसके बाद करनी है प्रॉपर्टीज ऑफ सर्ट्स। देखिए जब किसी संख्या का मूल पूरी तरह से ज्ञात नहीं होता है तो उस मूल को करनी कहते हैं। जब किसी संख्या का रूट पूरी तरह से ज्ञात नहीं होता है तो उसको हम लोग करनी कहते हैं। यानी यहाँ पर उसके कुछ नियम दिए गए हैं, रूट ए इंटू रूट बी इंटू रूट सी इंटू ये सो ऑन चला जाएगा, तो उस सबको हम लोग एक में लिख सकते हैं। ए बी सी सबको हम लोग एक में लिख सकते हैं। और यहाँ पर दिया गया रूट ए भागा रूट बी, तो उसको हम लोग एक में भी लिख सकते हैं, रूट ए भागा बी। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है उसके, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर कुछ और दिया गया है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं आप चाहें तो, ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद है लॉगरिथम। लॉगरिथम का दिया गया है, तो इस x का पावर a का पावर x है बराबर m है, तो x बराबर log a का पावर m होता है। ये log आप लोगों को 12th क्लास में पढ़ना होता है। 10th में आप लोगों को log थोड़ा सा फिजिक्स में देखने को मिलेगा, और 12th में आप लोगों का मैथ में पूरा log पढ़ना होता है। अगला है कि log a का पावर m बराबर x है, तो a का पावर x बराबर m हम लोग लिख सकते हैं। अगला है कि log m इंटू n, तो अगर log इंटू में है तो वो प्लस में आ जाता है, अगर log भागा में तो वो माइनस में आ जाता है। और अगर log के पावर में कुछ है तो वो बाहर निकल जाता है, यानी log m का पावर n है तो n बाहर आके log m हो जाएगा। अगला है कि देखिए क्रय विक्रय से है, तो लाभ बराबर होता है विक्रय, यानी लाभ बराबर होता है कितना आप बेचे हैं और कितना में आप खरीदे हैं, दोनों के माइनस में जो निकलता है उसको हम लोग लाभ बोलते हैं, यानी प्रॉफिट बोलते हैं। और विक्रय मूल्य यानी सेल प्रॉफिट, क्रय मूल्य यानी अगला देखिए कि है कि हानि है यानी लॉस है, तो लॉस है कि कितना में खरीदे हैं और कितना में बेचे हैं, दोनों के माइनस को अगर हम निकाल देते हैं तो वो हम लोगों का हानि निकल जाता है। ऐसे ही क्रय मूल्य का फॉर्मूला है, क्रय मूल्य का अगर क्रय को इधर हम लोग लगाते हैं और लाभ को इधर हटाते हैं तो इससे हम लोग क्रय मूल्य का फॉर्मूला निकल जाएगा। वहाँ पर प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला दिया है कि लाभ इंटू 100 बटा क्रय मूल्य, लाभ इंटू 100 बटा क्रय मूल्य, यहाँ पर प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला है। और यहाँ पर प्रतिशत हानि का फॉर्मूला है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। क्रय मूल्य का फॉर्मूला एक और होता है, यहाँ पर दिया गया है, और क्रय मूल्य का फॉर्मूला यहाँ पर एक और दिया गया है। यहाँ पर आप सभी को याद कर लेंगे, और इस पर अगर आप चाहते हैं कि इन सभी पर क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करने के लिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम इन सभी पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन जरूर लाएंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हम ऐसे ही क्वेश्चनों को आपके लिए प्रैक्टिस कराने वाले हैं जो कि आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। देखिए अगला इंपॉर्टेंट फार्मूले कुछ दिए गए हैं वहीं पर, जो मैंने आपको लिए कराया था एग्जाम्पल, कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स थे, वहीं उसी का फार्मूला है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसको मैंने छोड़ा है क्योंकि ज़्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट होगा। आप लोग इसे याद कर सकते हैं, कॉपी पर लिख लीजिए टोटल फार्मूला को और याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पर टोटल इतना ही है। अगला आता है कि हमारा याद रखने वाला कुछ तथ्य है, कुछ फैक्ट्स, यानी फार्मूला होता है घनाभ से रिलेटेड, बेलन से लेकर गोला से लेकर वृत्त से लेकर। अगला देखिए क्या है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 6a², जहाँ पर a होता है घन का भुजा। अगला है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + HL, 2 × LB + BH + HL होता है। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh। और वहीं बात करें अगर बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में πr² ऐड हो जाता है, यानी इसका हो जाएगा 2πr × r + h। बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐड हो जाता है, 2πr² ऐड हो जाता है, क्योंकि अगर ऊपर नीचे का ऐड होगा तो ऊपर का एक वृत्त और नीचे का एक वृत्त दोनों ऐड होगा तभी बेलन का टोटल निकलेगा। अगला देखिए क्या है कि शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl, और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr × l + r। इसी को यहाँ पर विस्तार रूप में दिया गया है कि πrl + πr², और यहाँ पर πr को कॉमन लेकर दिया गया है। अगला है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। और वहीं बात करें आयतन का, तो घन का आयतन होता है AQ, घनाभ का आयतन होता है तीनों भुजाओं का गुणा, और बेलन का आयतन होता है πr²h, और शंकु का आयतन बेलन के आयतन के 1/3 भाग होता है,
और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। सभी को आप लोग कॉपी पर लिख कर याद कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कि आप लोगों को क्वेश्चनों को बहुत ही जल्दी सॉल्व कराएंगे। अगला है अलजाब्रा से, अलजाब्रा है यानी बीजगणित है। तो देखिए बीजगणित में क्या है, यदि a इंटू बी है तो इसको हम लोग एक ही में लिख सकते हैं a इंटू बी। अगर माइनस माइनस में तो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाता है, यानी ए बी इसको लिखा जा सकता है। अगर ऐसे है तो माइनस को बाहर करके दोनों को एक में लिखा जा सकता है। अगर देखिए ऐसे हो, अगर माइनस में a है और b गुणा में हो तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अगला है कि a इंटू बी इंटू सी हो तो तीनों को a b c में लिखा जा सकता है। और यहीं पे अगर ये हट जाए यहीं पे तो ए बी और इंटू सी लिखा जा सकता है। ये अगर प्लस में हो जाए तो ए बी प्लस ए सी यहाँ पर लिखा जाएगा। वैसे ही अगर ऐसे हो तो इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। वहीं मैंने जो बात बोला कि ये अगर गुणा हट जाए और यहाँ पर प्लस लग जाए तो ए बी इंटू ए सी हो जाता है। अगला है कि वही माइनस में हो तो वहाँ पर माइनस लग जाता है, और ए इंटू बी प्लस सी प्लस डी हो तो ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी हो जाता है। वहीं ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी हो तो अलग अलग गुणा करके विस्तार रूप में लिखा जा सकता है। वहीं अगर 2 हो और गुणा हो 3 से तो अलग अलग गुणा करके और तीनों को विस्तार रूप में लिख दिया जा सकता है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले दिए गए हैं। देखिए a प्लस बी का स्क्वायर दिया गया है। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, इन दोनों को रख कर इसको माइनस में भेज दिया जाता है तो इसका फार्मूला निकल जाता है। वहीं माइनस में बात करें तो माइनस में भी हो जाता है। और यहाँ पर कुछ और फार्मूला दिए गए हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक और फार्मूला होता है, ये होता है। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का एक और ये भी फार्मूला होता है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बहुत प्रचलित फार्मूला है। ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इसका फार्मूला होता है। अगला है कि ए प्लस बी का क्यू, तो ए प्लस बी का क्यू का ये फार्मूला होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, ये फार्मूला होता है। वहीं एक और फार्मूला होता है यहाँ पर 3ab को कॉमन लेकर के यहाँ पर फार्मूला निकाल दिया जाता है। और माइनस में भी वैसे किया जाता है जैसे प्लस में किया जाता है, जहाँ प्लस रहता है वहाँ माइनस कर दिया जाता है। और ए क्यू प्लस बी क्यू, उसमें ही ए क्यू प्लस बी क्यू को एक साइड रख करके ए प्लस बी का क्यू और इसको एक साइड कर दिया जाता है, तो उससे ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला निकल जाता है। वैसे ही माइनस में भी किया जाता है। अब अगला है एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो ये से अलग अलग गुणा किया तो एक्स का एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। और ए बी का गुणा करेंगे तो ए बी, और इसमें गुणा होगा एक्स से तो एक्स इंटू में आ जाएगा। और इन दोनों का गुणा होगा तो माइनस, ये साइन है तो माइनस ये आ जाएगा और ये ए बी हो जाएगा। ऐसे ही ये चारों फार्मूला निकाले गए हैं, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से कुछ दिए गए हैं कि लंब को हम लोग शॉर्ट में P से प्रेजेंट करते हैं, आधार को B से, और कर्ण को यानी हाइपोटेनस को H से प्रदर्शित करते हैं। यह समकोण त्रिभुज में ट्रिग्नोमेट्री लागू होता है। समकोण त्रिभुज में यानी लंब, आधार और कर्ण हो तो कर्ण का फार्मूला निकालने का सूत्र होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। वहीं एच को साइड में रखकर ए स्क्वायर को इधर रूट में भेज दिया जाता है, ये फार्मूला निकल जाता है। वहीं पी का फार्मूला निकालने के लिए वैसे ही किया जाता है और बी का फार्मूला निकालने के लिए भी वैसे ही किया जाता है जैसे कि एच का फार्मूला निकाला जाता है। अगला है कि साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, और कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, और टैन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। यहाँ पर पूरा फुल फॉर्म लिखा है। साइन का साइन होता है, कॉस का फुल फॉर्म कोसाइन होता है, और टैन का टेंजेंट होता है। इस जहाँ पर लिखा है कि शॉर्ट में लिखा जाता है साइन कॉस, टैन यहाँ पर लिखा गया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर दिया गया है कॉस टेंजेंट और सेकेंट और कोसेकेंट दिया गया है। यहाँ पर शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, उसका फार्मूला क्या होता है यहाँ पर दिया गया है। आप लोग इसे पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे। आगे दिया गया फार्मूला साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, उसी से निकाला गया साइन थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉस थीटा कॉसेक थीटा। वैसे ही यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दोनों का फार्मूला दिया गया है। और नीचे टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है। इसी से ये सब फार्मूला निकाला गया है। और टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। वैसे ही इसको निकाला गया है।
और यहाँ पर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसी से ये फार्मूला निकाला गया है। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, उससे ये फार्मूला निकाला गया है। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, उससे ये सब फार्मूला निकाला गया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर मान सारणी दिया गया है कि साइन का मान कितना होता है 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए साइन, जैसे साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 60 का मान होता है 1√3/2 और साइन 90 का मान होता है 0। और tan 90 का मान अपरिभाषित होता है, यानी 1/0 हो जाता है। किसी भी संख्या के बट्टा में अगर 0 हो तो वो अपरिभाषित हो जाता है। तो ऐसे ही आप लोग को याद करना है। तो इतना ही फार्मूला है आप लोगों के सिलेबस में। अगर आप इसे सबको याद कर लेते हैं तो आप लोगों से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन आप लोगों से छूटेगा नहीं। तो ऐसे ही मिलते हैं किसी एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।